दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के भूगोल पर। और भारत के भूगोल में जो मैंने टॉपिक चूज किया है यह पर्यटन उद्योग से संबंधित टॉपिक है। देखिए हम लोग कवर कर रहे थे भारत के प्रमुख उद्योग, और टूरिज्म भी अपने आप में एक इंडस्ट्री मानी जाती है। उसको भारत सरकार ने यह दर्जा दे रखा है। परीक्षा में सवाल भी आता है कि बताइए कि पर्यटन को किस श्रेणी में रखा गया, तो उसको उद्योग का दर्जा दिया गया है। अभी आपसे एक सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए पहला कौन सा राज्य था जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। ठीक है, तो इस तरह के बेहतरीन सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि टूरिज्म से संबंधित होते हैं। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर है दोस्तों 438 नंबर का लेक्चर है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 108 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के 108वें लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। ये ज्योग्राफी हम लोग 331 नंबर से पढ़ना प्रारंभ किए थे। 431 आते ही 430 आते ही आपका 100 क्लास पूरा हो गया और 8 लेक्चर आगे हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा अगर सवालों की बात किया जाए तो आज का अगर सेशन देखते हैं तो पूरा 13,140 सवाल जो है आपके डिटेल में तैयार हो जाएंगे। विधिवत मैंने उस पर चर्चा किया। ठीक है, इन सभी सवालों का जवाब यदि आप चाहते हैं तो क्लास में बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपको भरोसा हो नितिन सर पर कि नितिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, गंभीर स्वभाव से पढ़ाते हैं और परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य देते रहते हैं, तो आप हमारे एक बार पेड कोर्स को ज्वाइन करके देखिए। मैं आपको जो है बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं आपको जो है भटका रहा हूं आपके राह से। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी एजुकेशन किसे कहते हैं। एक बार सिर्फ पढ़कर देखिए। ठीक है, या कम से कम आप डेमो तो लेकर देखिए। स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन है, उस पर सारी क्लासेस चल रही हैं। इतना जो पीछे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे पेड क्लास आपको उस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल दे रहा है कि भारत में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम। ठीक है, पहले तो इसी को हाईलाइट कर लीजिए, परीक्षा में भी आ जाता है। तो भारतीय पर्यटन विकास निगम को दोस्तों आईटीडीसी के नाम से जानते हैं। अब बच्चा सोचता है कि सर आईटीडीसी क्या होता है। आई माने हो जाता है इंडियन, आई मीन्स क्या हो जाता है इंडियन, टी मीन्स क्या हो जाता है दोस्तों टूरिज्म हो जाता है। ठीक है, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन यानी निगम। ठीक है, कॉरपोरेशन, ये दोस्तों इसका नाम है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ रहा है इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुआ था अक्टूबर 1966 में। कब हुआ था दोस्तों, आईटीडीसी जो है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुआ था, अक्टूबर 1966 में हुआ था। बहुत कॉमन सा सवाल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। मैंने जरा भी कठिन चीज आपको नहीं बताया। ठीक है, बहुत आसान भाषा में आसान चीज समझाया। आगे देखिए, सवाल परीक्षा में अगला आता है कि बताइए भारत में पहली राष्ट्रीय पर्यटन नीति। ये बहुत अच्छा सवाल है, राष्ट्रीय पर्यटन नीति यह कब बनाई गई। बहुत बढ़िया सवाल है। आईटीडीसी का स्थापना 1966 में हुआ, तो सिंपल सी बात है यह नीति, यह पॉलिसी और बाद में बना होगा। ये पॉलिसी आई थी दोस्तों 1982 में। अगला सवाल आ जाता है कि सर ये पर्यटन नीति वगैरह क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। अरे एक लाइन की बात है भाई, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, खत्म बात। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कि क्या जो है लाया गया दोस्तों, एक पॉलिसी लाया गया जिसे राष्ट्रीय पर्यटन नीति का नाम दिया गया। ठीक है, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी उसे कहा गया। ये पहली पॉलिसी थी जो 1982 में आई थी। तो इसका सन आप याद रखेंगे। ठीक है, परीक्षा में ऑप्शन देगा तो सन जरूर देगा। अगला सवाल, भारत में पर्यटन के क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज। ठीक है, स्वर्ण त्रिभुज जिसे इंग्लिश में आपके एग्जाम में लिखा गया गोल्डन ट्रायंगल। क्या कहेगा दोस्तों, गोल्डन ट्रायंगल। परीक्षा में आता है कि गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं। एक्चुअली 3 महत्वपूर्ण स्थान है, उसी को गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत रखा जाता है। उसमें एक है दिल्ली, दूसरा है दोस्तों जयपुर और तीसरा है आगरा। ठीक है, दिल्ली, जयपुर और आगरा जो है दोस्तों ये ऐसे एक ट्रायंगल के शेप में है, इसलिए इसे स्वर्णिम ट्रायंगल या स्वर्ण ट्रायंगल कहा जाता है, स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, आप अपनी भाषा में याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है कि भारत के पर्यटन क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज को के स्थल कौन से हैं, तो यही 3 स्थान हैं, दिल्ली, जयपुर और आगरा। दिल्ली भारत की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, आगरा राजधानी तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस है। दिल्ली से दोनों की दूरी बहुत कम है, 300 किलोमीटर के अंदर में ये सारे क्षेत्र हैं। इस वजह से दोस्तों ये जो है गोल्डन ट्रायंगल का नाम इसे दिया गया। बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है भारत में जो भी आगरा आते हैं वो जयपुर जरूर जाते हैं, दिल्ली जरूर घूमने जाते हैं। ठीक है, इस वजह से दोस्तों ऐसा है।
आगे देखिए, करा स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है। भारत सरकार ने एक स्वदेश दर्शन योजना शुरू किया। भाई बहुत सारे जिनके पास पैसा होता है वो चले जाते फॉरेन, हमको एफिल टावर देखना है। अरे भैया, अगर आपके पास धन है तो मैं कहता हूं पहले आप अपने भारत को देख लो, ठीक है। भारत में घूमने लायक ऐसे अथाह जगह है, मतलब एक से बढ़कर एक है, उसके बाद आप जो है विदेश दर्शन कर लेना। तो भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन को बढ़ावा देने के लिए, जब मोदी सरकार की पहली बार सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की वर्ष 2014-15 में, तब दोस्तों यह जो है लाया गया पॉलिसी स्वदेश दर्शन योजना की आप घूमकर अपना देश पहले देखें, ठीक है। इसके तहत जो अपने भारत का सेंट्रल का केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है, जो अपने यहां केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय है, ठीक है। इस मंत्रालय के तहत क्या किया गया कि भारत में जितने भी धार्मिक स्थल थे खास करके और जो टूरिस्ट स्थल थे, ठीक है, उनके विकास के लिए दोस्तों यहां बात किया गया। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आता है विषय आधारित मतलब सब्जेक्ट नहीं, थीम बेस्ड, ठीक है। विषय आधारित मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है थीम बेस्ड। क्या कहा जाता है? थीम बेस्ड टूरिस्ट स्पॉट जो है डेवलप करने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने के लिए दोस्तों ये यहां पर यह मंत्रालय ने काम किया, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दोस्तों भारत ही घूमे, स्वदेश दर्शन योजना, जो भारत के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट थे उनको दोस्तों और उसमें सुधार किया गया, उसका डेवलपमेंट किया गया, उसका विकास किया गया, ठीक है। तो ये 2014-15 में योजना आई थी, ये अभी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल इसी से बन रहा है कि स्वदेश योजना के अंतर्गत कितने सर्किटों का विकास किया गया, ठीक है। ये जो सर्किट बनाए गए, जो टूरिस्ट स्पॉट बनाए गए, ये कुल कितने सर्किट बनाए गए दोस्तों, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े दिया हुआ है। मैं तो कहता हूं आप जो सही है, जो मुझे पता है, ठीक है, 15 सर्किट दोस्तों डेवलप किए गए। कितना? 15 सर्किट विकसित किए गए, जिसमें लगभग 5600 करोड़ रुपए दोस्तों लागत आई, ठीक है। और इस 15 सर्किट को डेवलप करने के लिए, उसका विकास करने के लिए लगभग 70 प्लस प्रोजेक्ट भी, परियोजनाएं भी दोस्तों मंजूर किए गए। 70 प्लस का एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, ठीक है। 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, ठीक है। तो यहां से आप 2-3 फैक्ट याद रखेंगे। कितने सर्किट हैं? तो शुरुआत में सिर्फ 15 सर्किट लिया गया। भाई भारत में एक से एक दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन एक साथ सबका विकास नहीं हो सकता। 10-15 को उठाइए, उसे बढ़िया से डेवलप कीजिए, फिर 10-15 को उठाएंगे, फिर से डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डेवलपमेंट चला, फेज जो है ये चला। तो 2014-15 से दोस्तों ये चल रहा है, ये आप याद रखेंगे, स्वदेश जो है दर्शन योजना। चलिए थोड़ी बहुत बातें विदेशी पर्यटकों के बारे में कर लेते हैं। सवाल आ रहा है कि विदेशी पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्मारक भारत का कौन सा है? तो दोस्तों अभी तक तो ताजमहल था, ठीक है, अभी तक तो ताजमहल था। जहां चाहे आपसे विदेशी पर्यटक के बारे में पूछे, चाहे विदेशी पर्यटक के बारे में पूछे या आपसे देसी पर्यटक के बारे में पूछे, दोनों में ही दोस्तों ताजमहल नंबर 1 पर था, ठीक है। लेकिन अब इसका यह स्थान छिन जाएगा कुछ दिन में। अब दोस्तों बहुत जल्द जो है टॉप पर आने वाला है राम मंदिर। जी हां दोस्तों, जो अयोध्या में राम मंदिर जो है बना है, ठीक है, ये बहुत जल्द दोस्तों सारे आंकड़ों को तोड़कर दोस्तों नंबर 1 पर आने वाला है। बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। अभी तो इस तरह का कोई ऑफिशियल डेटा लॉन्च नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें इमोशन के बिहाफ पे नहीं बात करना है। हमें क्या करना, आंकड़ों पर ध्यान देना है, रिपोर्ट्स पर ध्यान देना और उसके अकॉर्डिंग चीजों को देखना है, ठीक है। तो अभी के लिए तो ताजमहल है, लेकिन बहुत जल्द दोस्तों ताजमहल से दर्जा जो है छिन जाएगा, जब दोस्तों राम मंदिर का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल करा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन योजना एक लॉन्च किया है। देखिए इसके नाम में ही है तीर्थ यात्रा कायाकल्प, जहां पे लोग दोस्तों तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। अब आप ज्यादातर देखते होंगे, अगर फैमिली में कभी भी घूमने की प्लानिंग बनती होगी तो उसमें धार्मिक स्थल का चुनाव जरूर किया जाता है, ठीक है। भैया गर्मी की छुट्टी हुई, घूमने जाना, तो कहां जाना? वैष्णो देवी चलते हैं, ठीक है। तो भले ही जम्मू कश्मीर घूमना हो, लेकिन दोस्तों उसमें एक आधार जो है जोड़ दिया जाएगा, कोई ना कोई धार्मिक स्थल जरूर होगा। ये हम भारतीयों के यहाँ देखा जाता है, आम फैमिली में आप भी जानते हैं होता है, 90% ऐसा होता है, ठीक है। तो जितने भी तीर्थ यात्रा वाले स्थान हैं, उनके कायाकल्प के लिए, उनके आध्यात्मिक संवर्धन के लिए भारत सरकार ने एक योजना स्टार्ट किया। उस योजना का नाम है प्रसाद योजना, ठीक है।
उस योजना का नाम क्या दोस्तों? उस योजना का नाम ही है दोस्तों प्रसाद योजना। ये प्रसाद का संबंध किससे दोस्तों? ये तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन से, इसको आप याद रखेंगे। कब ये स्टार्ट किया गया? सेम ईयर 2014-15 में इसे भी दोस्तों शुरू किया गया, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। तो जितने भी मंदिर वगैरह का विकास हो रहा है ना, वो इसी प्रसाद योजना के तहत हो रहा है, जो 2014-15 में मोदी सरकार द्वारा लाया गया था। पर्यटन को उद्योग के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया? तो अभी तो भारत सरकार ने भी उद्योग का दर्जा दे दिया है, लेकिन सर्वप्रथम यह कार्य दोस्तों केरल राज्य ने किया। किसने किया दोस्तों? सर्वप्रथम यह कार्य केरल राज्य ने दिया। और एक पॉइंट और आप याद रखेंगे यहां पे, वर्तमान में भारत सरकार ने भी पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, ठीक है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको भी दोस्तों एक इंडस्ट्री समझा जाता है। उद्योग जो टूरिज्म जो है, इसको भी दोस्तों एक इंडस्ट्री माना जाता है, क्योंकि बहुत कई राज्य, केरल तो एक ऐसा राज्य दोस्तों जहां पे सबसे ज्यादा इनकम जो केरल को है वो केवल टूरिज्म से होता है। मन्ना उसके पास क्या है बताओ? नारियल के अलावा छोड़ दो, 2-4 चीजें छोड़ दो तो कुछ नहीं उसके पास, ठीक है। हालांकि पश्चिमी घाट में स्थित है, लेकिन दर्शनीय स्थल वहां एक से बढ़कर एक है, ठीक है। आप केरल में कोच्चि उठा लो, सबसे ज्यादा लोग दोस्तों कोच्चि जाते हैं घूमने, ठीक है। ई वीजा प्राप्त पर्यटकों के लिए प्रवेश बंदरगाह कौन सा है? देखिए भारत सरकार ई वीजा लॉन्च करती है, ठीक है। ई वीजा क्या होता है जरा समझिएगा। आप जानते हैं दोस्तों, आप अगर विदेश में घूमना चाहते हैं तो ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते, आपके जेब में चाहे जितने पैसे हों। अब आपको लगेगा क्यों नहीं जा सकते हैं, पैसे से तो कहीं घूमा जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैसा होने के साथ साथ पहली बात तो पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट के बाद दोस्तों वीजा होना चाहिए। क्यों सर, अगर हमको अमेरिका जाना तो मैं नहीं जा सकता? नहीं, देखिए तब आपको टूरिस्ट वीजा लेना पड़ता। अगर जिसको वहां जाकर रहना है तो उसके लिए अलग वीजा होता है, और घूमने वाले लोगों के लिए, जो पर्यटक होते हैं, उनके लिए अलग वीजा होता है। वीजा तो रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो वही आपसे सवाल कर रहे हैं, ई वीजा की वैलिडिटी लगभग 1 महीने होती है। ई वीजा प्राप्त, अच्छा मान लीजिए सर हमको 1 महीने ज्यादा घूमने का मन कर रहा है तो एक्सटेंड करा लीजिएगा। एक्सटेंड का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको हर महीने एक्सटेंड कराकर आप यहां साल, 2 साल, 4 साल रहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा ई वीजा प्राप्त पर्यटकों के लिए प्रवेश बंदरगाह, कौन कौन सा पोर्ट है, कौन कौन सा बंदरगाह है? पानी वाली जहाज लेकर आना है, क्योंकि एयरपोर्ट नहीं दिया, बंदरगाह दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। कह रहा कौन कौन सा बंदरगाह है? तो चलिए दक्षिण भारत से शुरू करते हैं। नंबर 1 पर दोस्तों चेन्नई रखिएगा, चेन्नई बंदरगाह। नंबर 2 पर दोस्तों कोचीन बंदरगाह रखिएगा, ठीक है। कोचीन कहां दोस्तों? ये सब तमिलनाडु वाले हैं, ठीक है, तमिलनाडु वाले। आप चाहे तो यहां से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर पे दोस्तों मुंबई रख लीजिएगा। मुंबई में जो नावाशेवा बंदरगाह है वहां से दोस्तों एंट्री हो जाती है, ठीक है। मुंबई को मैं एक ही में रख दे रहा हूं, या फिर महाराष्ट्र को लेकर के मुंबई को अलग कर लिया जाए, ठीक है। एक ही में रखिए, ज्यादा सही है। इसी तरह मैंगलोर का नाम सुना होगा, मैंगलोर सुना है ना? बेंगलोर अलग है, मैंगलोर अलग है, नहीं सुना? बेंगलोर अलग है, मैंगलोर अलग है, जी हां, मैंगलोर जिसे न्यू मैंगलोर भी कहते हैं। और गोवा ले लीजिए, तो गोवा में तो दोस्तों एक जगह पड़ता है मरमू गोवा। कौन सा पड़ता है? मरमू गोवा, ठीक है, बंदरगाह है, यहां से भी एंट्री हो जाती है। और एक ले लीजिए आप उधर अंडमान निकोबार वाला पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। यह दोस्तों कुछ ऐसे, देखिए बहुत सारे बंदरगाह हैं, लेकिन हर बंदरगाह पे व्यक्ति नहीं जा सकता, वो मालवाहक जहाज जाते हैं, वो अपना माल उतारेंगे, लोग नहीं जा सकते। लोगों को उतरने के लिए जो बना हुआ है वो यही है, सारे मेन जो है वो यही है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के दौरान दोस्तों उन्हें नहीं पता होता है कि नहीं इस तरह की चीजें भी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान जाना चाहिए। अगला सवाल दे रहा है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सबसे ज्यादा लोग दोस्तों कहां पे जाते हैं? तो सबसे ज्यादा लोग जाते हैं फ्रांस में, एफिल टावर वहीं पे, वही देखने ज्यादा लोग जाते हैं। दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको देखने ज्यादा लोग जाते हैं। तीसरे नंबर पे स्पेन, इसको देखने जाते हैं। और चौथे नंबर पे इटली देश, जी हाँ, इसको भी देखने जाते हैं। तो कम से कम 3-4 आप याद रखें। भारत का स्थान नहीं है, ठीक है, तो याद रखेगा। ये वर्ल्ड वाइड पूछ रहा आपसे कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां जाते हैं, किस देश में? तो सबसे ज्यादा लोग दोस्तों फ्रांस घूमने जानते हैं, ठीक है, जी हाँ, फ्रांस नंबर 1 पर, इंग्लैंड वगैरह का नाम नहीं है, ठीक है। मेनली फ्रांस है, फिर यूएसए है, फिर आपका स्पेन है, और लास्ट में आपका इटली है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल कह रहा हेरिटेज आर्क यात्रा
का संबंध दोस्तों किस राज्य से है, आपको भरोसा नहीं होगा, ये अपने उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है दोस्तों, यह अपने उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट है। टूरिज्म का विकास करने के लिए यह हेरिटेज आर्क यात्रा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और क्या करता है, यह खास करके उत्तर प्रदेश के 3 शहरों को जोड़ता है। ठीक है, 3 शहरों को दोस्तों जोड़ने का काम करता है। वो 3 शहर कौन कौन से हैं? 3 शहर में दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना, पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना शहर दोस्तों बनारस को माना जाता है। तो बनारस ले लीजिएगा, लखनऊ और आगरा। ठीक है, बनारस, लखनऊ और आगरा। ठीक है, इसमें ये रखे गए थे। अब हालांकि अगर वर्तमान में देखा जाए तो स्वरूप बदल चुका है। अब लोग बनारस घूमते हैं, अयोध्या घूमते हैं, मथुरा घूमते हैं। क्यों बताइए? अब जो है उत्तर प्रदेश को देखने का नजरिया लोगों का अलग हो गया है कि जाएंगे तो राम जी के यहां जरूर जाएंगे, राम दरबार जाएंगे तो कृष्ण जन्मभूमि जरूर देखेंगे, और उसके अलावा बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन जरूर करेंगे, तो बनारस अवश्य आएंगे। तो अब जो है मामला चेंज हो गया, लेकिन हमें फिर मैंने कहा आंकड़ों से मतलब इमोशन से नहीं। ठीक है, तो जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि हेरिटेज आर्क यात्रा जो है ये वो हेरिटेज से संबंध होना जरूरी है। हेरिटेज, ठीक है, जहां पे कोई न कोई हो रहा हो, रजवाड़ा रहा हो, कोई किला हो, फोर्ट हो, तो ऐसे जगह जरूरी है। इस वजह से दोस्तों इनका नाम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप अलग वे में समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। कर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग संस्थान दोस्तों ये कहां पर? अब देखिए माउंटेन वगैरह तो जम्मू कश्मीर में है, अब बर्फ में सरकना है तो चले जाइए गुलमर्ग। गुलमर्ग सोनमर्ग का नाम सुना है ना, तो याद रखिएगा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये कहां पर बना हुआ दोस्तों? ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में दोस्तों स्थित है। ठीक है, क्या मैं बता रहा हूं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग। ठीक है, ये कहां पे स्थित है? गुलबर्गा में स्थित है। और गुलबर्ग कहां पर? गुलमर्ग में, गुलबर्गा नहीं, गुलबर्गा तो कर्नाटक साइड चले जाएंगे। ये गुलमर्ग है, सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, यहां पर पहाड़ियां, पहाड़ी प्रकार के दोस्तों जो वो घास होते हैं वो खास करके पाए जाते हैं, मर्ग उन्हीं को कहा जाता है। और ठंडी के समय में यहां बर्फ जम जाता है, तो एकदम अलग ही दोस्तों यहां आनंद मिलता है। करा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, ये वाटर स्पोर्ट्स कहां दोस्तों? ये बना हुआ दोस्तों गोवा में। ये वाटर स्पोर्ट्स कहां बना हुआ दोस्तों? ये आपके गोवा में स्थित है। इसे आप याद रखेंगे। वाटर स्पोर्ट्स कभी भी लिखे तो आप एक लाइन में गोवा जवाब दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, करा पैलेस ऑन व्हील्स। मैं कहता हूं ना जीवन में यार इतना पैसे कमाओ ना कि कम से कम एक बार आप पैलेस ऑन व्हील्स में बैठ जाओ। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स दोस्तों कुछ और नहीं है, ट्रेन है। लेकिन मैं सही बताऊं, बुरा लगेगा आपको जरूर से, आप में से जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, उसका दशमलव में 0.00000001% बच्चा भी अपनी पूरी लाइफ में इस ट्रेन में नहीं बैठ सकता। कभी नहीं बैठ पाओगे। पूछो क्यों? कहोगे सर बहुत पैसा कमा लेंगे ये। अरे बात की बात है, पहले कमा लो यार, नौकरी नहीं मिल रही है, मिल भी जाएगी तो भी नहीं बैठ पाओगे। क्यों? क्योंकि किस्मत वालों को इस ट्रेन में टिकट मिलता है, और मिलता भी है तो 1 साल पहले बुक करना होता है। और आपका मामला क्या है कि आज जोश में आया और आज टिकट चाहिए, तो आज तो मिलेगा नहीं। चाहे आप किसी भी संवैधानिक पद पे चले जाओ, हम डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाओ कलेक्टर, कोनो मतलब नहीं, मिलने वाला नहीं है आपको टिकट। हाँ, व्यवस्था तो व्यवस्था, क्यों? एक सीट खाली नहीं रहती है। 1 साल पहले टिकट बुक करेंगे और पता चला अगर अपनी पत्नी के साथ निकल लिए तो मान के चलिए कि कम से कम 5 लाख रुपया किराया होगा। क्या कहा सर? 5 लाख किराया? 5 लाख किराया, ट्रेन का किराया 5 लाख रुपए। भारतीय ट्रेन है, पैलेस ऑन व्हील इसे कहा जाता है। यह ट्रेन दोस्तों दिल्ली से चल करके ठीक है राजस्थान जाती है। ठीक है, राजस्थान जाती है और संपूर्ण राजस्थान दर्शन कराती है। क्या कराती है? संपूर्ण राजस्थान दर्शन कराती। ठीक है, राजस्थान दर्शन कराती। ठीक है, आप एक काम केवल कीजिए, आप ना आज इस वीडियो को रोक करके पहले पैलेस ऑन व्हील ट्रेन को गूगल करके उसका इमेज देखिए खाली। ठीक है, आपकी कल्पनाओं से परे ट्रेन है, कल्पना से परे। हम जो सपने में नहीं सोच सकते कि ऐसी ट्रेन होती होगी, वो ट्रेन है दोस्तों पैलेस ऑन व्हील। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भारत में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अच्छा, यहां भारत का पूछा तो आपसे विश्व का भी तो पूछ सकता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। नहीं पूछ सकता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तब क्या बताएंगे? तब बताएगा दोस्तों 27 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, यह राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। ठीक है, और यह विश्व पर्यटन दिवस है। दोनों दो अलग अलग हैं।
आप एक में मत जोड़ के जो है पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में मेरा दोष न दीजिएगा कि नितिन सर ने नहीं पढ़ाया। पढ़िए, पढ़ने का ही तरीका होता है। और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैंने आपको 13,140 सवाल आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 12-13 हजार सवाल जीएस में पढ़ने का मतलब समझते हैं? अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ईमानदारी से ना, कितना बढ़िया जो है आपकी तैयारी हुई होगी। जो बच्चा शुरू से देख रहा होगा, मैंने पूरा प्राचीन इतिहास, पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, पूरा आधुनिक भारत का इतिहास सब आपको पढ़ा दिया। ये बताता हूं मैं आपको, कुल 45 लेक्चर में मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया है कंप्लीट। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे क्लास में चर्चा ना हुआ हो। 46 से 91 तक मिडावल पढ़ाया हूं, 92 से लेकर 150 तक मॉडर्न पढ़ाया हूं, 151 से लेकर 230 तक संविधान पढ़ाया हूं, 231 से लेकर 330 तक विश्व का भूगोल, जी हाँ, पढ़ा के समाप्त कर चुका हूं। और 331 से आज 438 पे आ गया, यानी अपने 108वें लेक्चर पे हूं, लेकिन अभी भी ये ज्योग्राफी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है। दोस्तों, मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप एक ऐसे चैनल से जुड़िए जहां सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस में चीजें पढ़ाई जा रही हूं। वरना मार्केट का हालत है ना, आज ये पढ़ लो, कल वो पढ़ लो, परसों वो पढ़ लो, और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, कंप्लीट कुछ नहीं होगा। हमारे साथ रहेंगे तो कम से कम कंप्लीट होगा एक एक विषय। जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको लग रहा होगा ना कि नहीं, हमारा जो एक एक टॉपिक जो है धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, तो उसको इससे ज्यादा क्या चाहिए, है कि नहीं। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा सिंधु दर्शन, तो नाम से ही लग गया होगा दोस्तों, सिंधु नदी का नाम है। सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? जहां बहती होगी सिंधु नदी वहां होता होगा। अब बहती कहां सिंधु नदी? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो याद रखेगा, फिलहाल जम्मू कश्मीर न जाइएगा। ये जो सिंधु दर्शन है दोस्तों, इसका संबंध लेह से है। और लेह कहां पड़ता है दोस्तों? लेह जो है ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। सिंधु दर्शन महोत्सव जो है ये लेह लद्दाख में मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह अगला सवाल दे रहा है कि ब्रह्मपुत्र दर्शन दोस्तों कहां मनाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र भी दोस्तों नदी है, हाँ। और ये कहां मनाया जाता है दोस्तों? तो एक जगह पड़ता है पासीघाट। क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में है पासीघाट एक जगह, वहां पे दोस्तों ये मनाया जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, ठीक है। ये कहां पर दोस्तों? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश से ही दोस्तों यह नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। उसके पहले ये तिब्बत वाले क्षेत्र में बहती है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा सबरीमाला मंदिर। जी हाँ दोस्तों, सबरीमाला, अच्छा, हर बच्चा जानता है कि सबरीमाला मंदिर दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ खास पूछ दूं तो नहीं पता होगा, खास कुछ बताता हूं, कुछ ऐसी बात जो मजा आ जाए पढ़ के। ये जो सबरीमाला मंदिर है यह किस देवता को दोस्तों समर्पित है? कोई बच्चा जानता है सबरीमाला मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो याद रखेगा, यह समर्पित है अयप्पा को। किसे? यह मंदिर अयप्पा को समर्पित है। किसे? अयप्पा को। अब आप कहेंगे सर ये अयप्पा कौन था? ये अयप्पा कौन था ना? अच्छा सवाल है, बुरा नहीं मैं मानता, अच्छा सवाल है। आपको याद है दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर लिया था, ठीक है। विष्णु द्वारा एक बार मोहिनी रूप धारण कर लिया गया, ठीक है। मोहिनी रूप धारण किया गया, ठीक है। और जब ये विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण किया गया तो उस समय दोस्तों एक राक्षस था भस्मासुर, हाँ। उसने शिव जी से आशीर्वाद मांगा, वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाएगा, ठीक है। और जब शिव जी ने उसे तथास्तु कर दिया कि जाओ तुम्हें वरदान देता हूं वत्स, जिसके भी सर पे हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा, दौड़ा लिया शिव जी को कि अब सामने ही इन्हीं को भस्म कर देते हैं। अरे गजब आदमी, अपने गुरु को ही भस्म करने दौड़ा लिया। हाहाकार मच गया। देवता पहुंचे विष्णु जी के पास, उनसे निवेदन किए तो विष्णु जी क्या किए कि मोहिनी रूप धर के हैं। और शंकर जी के पास नहीं, वो भस्मासुर के पास गए। अब भस्मासुर उनको देख करके भूल गया शंकर जी को, किसको दौड़ा रहे। अरे मस्त हो गया, अब देखा मोहिनी रूप, एकदम मोहित हो गया। अब मोहित होकर दोस्तों वो किसी तरह मोहिनी को अट्रैक्ट करना चाहा, लेकिन अब मोहिनी को डांस कर रही थी, ठीक है, नृत्य कर रहे थे। विष्णु जी तो रूप बदले थे, उनका लीला रचा जा रहा था उनके द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, एक वहीं पे शायद मैंने बहुत दिन हो गया कहानी पढ़े, तो ये था कि उन्हीं के जैसा नृत्य करना है। तो भस्मासुर का हाथ विष्णु जी ने उसी के सर पे रखवा दिया। लोग डांस करते हैं ना, ठीक है, तो उसी के सर पे दोस्तों क्या कर दिया, हाथ रखवा दिया, वो खुद भस्म हो गया। लेकिन भस्म होने के बाद एक अलग समस्या खड़ी होगी। अभी तक भस्मासुर मोहिनी के रूप पर दोस्तों मोहित था, अब भगवान शिव मोहित हो गए। अरे बाप रे। कहा जाता है कि भगवान शिव और विष्णु के जो मोहिनी रूप धारण करने का दोस्तों ही अयप्पा का जन्म हुआ है। थोड़ी लंबी कहानी है ये दोस्तों, इतिहास को जाके यहां जोड़ता है, ठीक है। खैर
आप में से हर बच्चा ने सबरीमाला मंदिर का नाम सुना होगा, लेकिन अयप्पा वाली इस कहानी को आपने नहीं सुना होगा। आज सुन लिए तो गूगल करके कहीं पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिन पहले इस तरह की कहानी मैंने पढ़ा था जो मैं आज आपसे बता रहा हूं। लेटेस्ट में पढ़ा होता तो और डिटेल में बता देता आपको। ठीक, चलिए आगे आते हैं। कह दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ मंदिर, ठीक है, भगवान रंगनाथ का मंदिर दोस्तों ये कहां पर स्थित है? अब देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिल सकता है। अगर पूछ दिया कि किस पहाड़ी पर स्थित है, तब दोस्तों बताएंगे एक बिलीगिरी पहाड़ी है। ठीक है, कौन सा? एक बिलीगिरी पहाड़ी, ठीक है, बिलीगिरी पहाड़ी। अगर बिलीगिरी पहाड़ी दे तो ऐसे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इन्हें भगवान वेंकटेश के नाम से जाना जाता है। कई बच्चे रंगनाथ जी को नहीं सुने होंगे, वेंकटेश का नाम। हाँ सर, भगवान वेंकटेश, इनका नाम सुना था सर, लेकिन अगर आज आप बताते नहीं वेंकटेश तो हम तो रंगनाथ समझ ही नहीं पाते, तो वेंकटेश भी याद रख सकते हैं। तो एक बिलीगिरी पहाड़ी, उसको याद रखेंगे। हो सकता स्थान वाइज आपसे पूछ दे, पहाड़ी ना पूछ करके स्थान पूछ दे, तब क्या बताएंगे दोस्तों? यह तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कहां पर दोस्तों? तो तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली का नाम सुना होगा। यह तिरुचिरापल्ली में स्थित है। अब तिरुचिरापल्ली में कहां पर स्थित दोस्तों? तो उस जगह का नाम ही इनके नाम पर है, श्रीरंगम। ठीक है, यह श्रीरंगम में स्थित है। तभी तो दोस्तों रंगनाथ जी जो है नाम है इनका, इसीलिए दोस्तों उस जगह का नाम श्रीरंगम प्रसिद्ध है। इसको आप याद रखेंगे। एक सवाल परीक्षा में आता है कि बताइए ध्वस्त नगर के उदाहरण कौन कौन से हैं? ध्वस्त नगर मतलब हॉरर सिटी। अरे सर ये तो गजब हो गया। हाँ, हॉरर सिटी, ठीक है, मतलब यहां कुछ ना कुछ मतलब खतरनाक है। ठीक है, तो हॉरर सिटी की बात करेंगे तो ऐसे भारत में 3 हॉरर सिटी पसंद जगह है, जिसमें से एक जैसलमेर में है कुलधारा। बहुत खतरनाक है दोस्तों। इस गांव का इमेज देखकर आप डर जाएंगे। 80 लोगों का गांव था परिवार का, और पूरा का पूरा गांव दोस्तों श्रापित गांव है। और ये कहां आपको देखने को मिल सकता है? जैसलमेर में। आज भी लोग जब जैसलमेर घूमने जाते हैं ना, तो गांव देखने जाते हैं, श्रापित गांव देखने जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है देख के। ठीक है, इसी तरह गुजरात में एक जगह पड़ता है लखपत। क्या पड़ता है? लखपत। और ये जो लखपत जगह है दोस्तों, ये कच्छ में पड़ता है, कच्छ गुजरात। ठीक है, यहां पड़ता है। ठीक है, तो एक राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और एक है धनुषकोटी जो आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, धनुषकोटी, ठीक है, धनुषकोटी ये कहां पर स्थित दोस्तों? ये आपके तमिलनाडु कन्याकुमारी के पास स्थित है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहीं से राम जी पुल बनाकर लंका चले गए। ठीक है, कहा जाता है, तो धनुषकोटी जगह है, तो याद रखेंगे। उसे भी ध्वस्त नगर की श्रेणी में रखा जाता है। अगला सवाल, करा पर्यटन मंत्रालय किस थीम के साथ वेबिनार की एक पृथक श्रृंखला का आयोजन कर रही है? दोस्तों ये वही एक बना रहे हैं लोग, चला रहे हैं, देखो अपना देश। ठीक है, देखो अपना देश, ये थीम बनाया गया, देखो अपना देश। ठीक है, देखो अपना देश। एक सवाल और आता है कि पर्यटन मंत्रालय की ओर से वेबिनार तो आयोजित किया गया, लेकिन इसे शुरू कब किया गया? ये भी जल्दी में शुरू हुआ, तब तक कोविड लग गया। ठीक है, यह 14 अप्रैल 2020 को दोस्तों यह योजना शुरू हुई, एकदम कोविड टाइम में। ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन अब कोविड लग गया तो लग गया, क्या कर सकते हैं। ठीक, कोविड-19 का नाम सुना होगा। ठीक है, 2019 में आया था, तो ये सब उस समय प्रभावित क्षेत्र था। भारत सरकार ने पर्यटन को किस प्रकार का दर्जा दिया दोस्तों? तो पीछे मैंने बताया था ना, उद्योग का दर्जा। ठीक है, याद रखेंगे किसका दर्जा दिया गया है? उद्योग का दर्जा दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। प्लस कहीं कहीं पे दोस्तों राज्य वाला पूछते तक तो केरल बताएगा किस राज्य ने पहली बार दोस्तों दर्जा दिया था। तो केरल राज्य ने पहली बार उद्योग का दर्जा दिया था पर्यटन को। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला जो पहला राज्य है वो केरल राज्य है। अतुल्य भारत का नाम तो सुना होगा, इसे इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अतुल्य भारत को हम क्या कहते हैं? इनक्रेडिबल। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया। यह दोस्तों कांग्रेस के शासनकाल में दोस्तों यह अतुल्य भारत शुरू किया गया था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही दोस्तों अतुल्य भारत जो है शुरू किया गया 2002 में। ठीक है, 2002 में। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु, पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु, पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु दोस्तों इसे शुरू किया गया था अतुल्य भारत के नाम से। इसे हम जानते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हेरिटेज होटल क्या दोस्तों? तो हेरिटेज होटल माने होता है कि 1950 के
पूर्व के, जिसका निर्माण दोस्तों 1950 के पहले हुआ हो, उसके पहले के जितने भी वो है क्या बोलते हैं, हवेली हैं, महल हैं, किला है, कहीं पर दोस्तों फोर्ट होगा, कहीं पर दोस्तों हवेली होगा, फोर्ट मतलब किला, ठीक है, कहीं पर किला होगा, कहीं पर हवेली होगा, कहीं पर दोस्तों हो सकता कोई महल टाइप बना हो, ठीक है, तो इसको दोस्तों होटल में तब्दील कर दिया गया, ठीक है, होटल में परिवर्तित, इसको क्या किया गया, इसे होटल में चेंज कर दिया गया। क्यों? लोग यहां जाकर दोस्तों अपना समय बिताना अच्छा फील करते हैं, ठीक है, तो हेरिटेज होटल बना दिया गया ताकि वहां से कुछ सरकार को आय हो सके, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। कर प्रसाद योजना, सर ये प्रसाद योजना तो वही योजना है ना जो 2014-15 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही, प्रसाद योजना, ठीक है, 2014-15। कर इस योजना के तहत वर्तमान में विकास हेतु कितने स्थलों की पहचान की गई है? इस प्रसाद योजना के तहत कितने स्थलों की पहचान की गई है? वैसे कहीं कहीं पे आपको 41 मिलेगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा वो पढ़ा 29, ठीक है। कुल स्थल कितने हैं दोस्तों इसके तहत जो विकसित किए जा रहे हैं? तो 29 स्थलों का जो है किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पे 41 स्थल बताया गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप दोनों पढ़ लीजिए, ज्यादा सही है। 29 वाला बहुत सही है, बाकी जो साइड में लिखा उसको आप अपने अनुरूप समझ लीजिएगा। आगे बढ़िए। करा वर्तमान में ई वीजा नामित एयरपोर्ट और बंदरगाहों की संख्या कितनी है? एयरपोर्ट बंदरगाह अलग अलग बताना है कि जहां पर ई वीजा चल रहा है ऐसे एयरपोर्ट और बंदरगाह बताने हैं, तो एयरपोर्ट ज्यादा है, ऐसे 31 दोस्तों एयरपोर्ट हैं, ठीक है, भारत में ऐसे 31 एयरपोर्ट है जहां पर विदेशी नागरिक आ सकते हैं। लेकिन बंदरगाहों की बात करेंगे तो सिर्फ 6 डॉकयार्ड हैं, ठीक है, कितने? सिर्फ 6 डॉकयार्ड हैं जहां पे जनता आ सकती है, विदेशी जनता दोस्तों आ सकती है, एंट्री कर सकती है। वो मरमू गोवा बताया था ना, गोवा में मरमू गोवा, उधर मुंबई, उधर जो है तमिलनाडु में चले गए, चेन्नई ना, कोचीन, यही सब बताया था, पोर्ट ब्लेयर, जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 डॉकयार्ड हैं और 31 दोस्तों एयरपोर्ट हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए। करा भारत द्वारा आगमन पर वीजा की सुविधा से वंचित देशों की संख्या कितनी है? कितने ऐसे देश हैं जिनके नागरिकों को भारत आने नहीं दिया जाता? तुम लोग ना आओ तो ज्यादा सही है। ऐसे 8 देश, ऐसे कितने देश हैं दोस्तों? 8 देश हैं, ठीक है, जहां के नागरिकों को भारत आने की मनाही है। क्या लिखा है? वंचित देश, ठीक है, कहा जाता है ना आओ तो ज्यादा सही है। कौन कौन से देश हैं? तो एक तो अपना पड़ोसी, एक नंबर में पाकिस्तान, भैया तुम लोग को आने की जरूरत नहीं है, दूर से बात करो जितना दूर सकते हो। दूसरा भारत ने रखा अफगानिस्तान, इसमें तालिबानी भरे पड़े, हालांकि संबंध भारत का अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत कहता ना आओ। उधर ईरान इराक वाले हैं, इनको भी भारत मना कर देता है। उधर एक तो अफ्रीका में सोमालिया, अरे बाप रे, तो सबका बाप है, डेंजर, मोर डेंजर, ठीक है, सोमालिया, ठीक है, बहुत बेकार स्थिति है सोमालिया की, ठीक है, सोमालिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, सूडान हो गया, सोमालिया, नाइजीरिया और सूडान, ठीक है, सूडान। एक और कौन बच रहा है? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, लिट्टे उट्टे ही रहते थे ना, ठीक है, तो ये 7-8 ऐसे देश हैं दोस्तों जिनके नागरिकों को वंचित किया गया है कि हमारे देश में आप घूमने ना आइए, ज्यादा सही, ठीक है। अब ऐसे आ जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन ना आइए। करा ई वीजा पर्यटकों के भारत आगमन की तिथि से कितने दिनों की अवधि के लिए दोस्तों वैध रहता है ई वीजा? तो बताया ना आपको कि ई वीजा दोस्तों यह 30 दिनों के लिए दोस्तों वैध रहता है। इसके बाद जाके आपको इसका क्या कराना होता है? इसको अपडेट कराना पड़ता है, ठीक है, नहीं कराएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो फिर जेल भी की सजा खानी पड़ेगी। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु किस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने का उपाय किया है? तो पर्यटन मंत्रालय दोस्तों अपने किस कार्यक्रम को लोकप्रिय बना रहा है? वही जो इनक्रेडिबल इंडिया था, अतुल्य भारत, जो 2002 में आया था, अतुल्य भारत योजना जो 2002 में आया था, ठीक है, ये इसी को दोस्तों भारत सरकार क्या कर रही है, उसको जो है इसी के तहत विकास कर रही है, पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है। आप अक्सर टीवी पे एडवर्ट देखते होंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़िए। करा ओरिएंट एक्सप्रेस, वैसे ओरिएंट एक्सप्रेस का संबंध दोस्तों विदेश से है, लेकिन उसको छोड़िए, वो ओरिएंट छोड़िए। यूरोप में एक ट्रेन चलती, जैसे अपने यहाँ पहले सानवील था, वैसे वहां पर ओरिएंट एक्सप्रेस है, वो विदेश यूरोप की बात करें वहां पे है। लेकिन अभी हम जिसकी बात करें, गुजरात और राजस्थान के बीच में चलने वाली एक स्पेशल ट्रेन है जिसे रॉयल ओरिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रॉयल ओरिएंट के नाम से जाना जाता है। यह गुजरात से राजस्थान के मध्य चलने वाली एक विशेष ट्रेन है, ठीक है, एक विशेष ट्रेन है, एक स्पेशल ट्रेन है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ओरिएंट एक्सप्रेस।
परीक्षा में आजकल ऐसे ऐसे तथ्य पूछे जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, नितिन सर के साथ पढ़ेंगे तो ऐसे एक भी सवाल छूटने वाले नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों क्लास, तो आप आइए। ये तो हमारा फ्री वाली क्लास देख रहे हैं। जब हमारे पेड कोर्स में आएंगे तब आपको लगेगा कि नितिन सर वाकई कितना मेहनत करके पढ़ाते हैं, कितना। ठीक है, तो एक बार आप विजिट कीजिए और जो हमारे लेक्चर हैं उसका डेमो देके सेटिस्फाई हुई है तो क्लास जरूर आप परचेज कीजिए। ठीक है, यही आपसे निवेदन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन रहेगा। संपूर्ण सामान्य अध्ययन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जो हमारा मोस्ट सेलिंग बैच है इस समय का, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच, एक बार आप इसे पढ़ के देखिए, बहुत बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं आप किसी विषय को एक बार पढ़िए, बार बार ना पढ़ना पड़े। एक बार पढ़िए और वो विषय फिर जीवन में कभी ना पढ़ना पड़े, इतना विधिवत आपको विषय पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।